स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका हम लोग एनुअल एग्ज़ाम 2024 का जो क्वेश्चन एनालिसिस है PYQ का जो एनालिसिस है उसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव को पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव में 1-2 लेक्चर इसमें समाप्त हुआ है, उसके बाद देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस जो क्लास 12 का है ये दोनों मीडियम में चल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपके पास जैसे ही वीडियो जाता है सबसे पहला काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल आपको चेंजिंग फॉर्म में जो है आपको बदला हुआ बिल्कुल प्रारूप मिलेगा, जिसमें आपके ग्रेजुएशन और प्लस साथ में जो सिविल सर्विसेज वगैरह है इसकी तैयारी हम करेंगे। इसलिए अभी से ही आपके सब्सक्राइबर्स अधिक रहेंगे तो थोड़ा उस समय ठीक रहेगा। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी मीडियम का क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं, 8वीं, 6ठी, 9वीं। सेंटर स्टेट रिलेशंस आर इंक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल? तो हमें बताना है कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है, कौन सी अनुसूची है जिसमें सेंटर स्टेट जो रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है, शामिल किया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर का मीनिंग हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ 28 स्टेट है, तो हर स्टेट का जो सेंटर के साथ रिलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम सेंटर स्टेट रिलेशन कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में, कौन सी अनुसूची में ये सेंटर स्टेट रिलेशन की चर्चा की गई है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 7th शेड्यूल में है। 7वीं जो हमारी अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को इसमें स्पष्ट किया गया। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है। आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच जो रिलेशन है इसका चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 45। Which article is known as the soul of the Constitution of India? इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 45। यहाँ पर 4 आर्टिकल आपका दिया गया है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 45। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? या which article is known as the soul of the Constitution of India? किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपका आर्टिकल 32 आपको संविधान का
आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाता है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे माना जाता है। और आखिर इसको क्यों माना जाता है, तो इसमें इस आर्टिकल में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को कंसाइडर किया गया। इस आर्टिकल में आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज are considered in Article 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से मेरा मतलब है कि संविधान ने आपको यह राइट दिया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि आप जो है अपने आप लोअर कोर्ट से ऊपर के कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं। और इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा, ये आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने कहा है, तो इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा। इसको डॉक्टर, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारे संविधान का जो 32वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है, उसको संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि हमें अपने राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हमारे पास राइट है। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया है कि ये भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये किस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक, इनमें से कोई नहीं। विच टाइप ऑफ राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द राइट टू इशू एन ऑर्डिनेंस, यानी हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के जो राष्ट्रपति है, उनके पास राइट है, अधिकार है, किस चीज़ का, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आखिर ये किस प्रकार का अधिकार है, तो ये विधायी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, न्यायिक, ये जुडिशियल राइट है उनका, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है। तो किस प्रकार के अधिकार में ये आता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये आपको वैधानिक अधिकार है, विधायी अधिकार है। तो ये हमको लेजिस्लेटिव यानी ये विधायी अधिकार है, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनको एक ऑर्डिनेंस जारी करने का, एक अध्यादेश जारी करने का उनके पास राइट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेशली इसको कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है इनके पास एक एग्जीक्यूटिव पावर है कि इमीडिएट एक्शन, माने आपको पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं रहता है, जैसे पार्लियामेंट का व्हेन कह सकते हैं कि व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी आप समझ रहे हैं कि जो हमारे
हमारा संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, तो उसका सेशन चलता है, उसका अधिवेशन जो है चलते रहता है। तो जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होगा तो उस समय अगर एट रैंडम अगर अचानक कोई अगर ऑर्डिनेंस कोई कानून अगर पारित करना होगा, तो चूंकि पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं रहा है, तो उस समय जो है से एग्जीक्यूटिव पावर जो है, ये लेजिस्लेटिव पावर, ये वैधानिक शक्ति जो है आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये है कि ये अपना ऑर्डिनेंस जो है इमरजेंसी में जारी कर सकता है। यानी ये अपना ऑर्डिनेंस तभी जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो। और ये जो राइट दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट को, ये लेजिस्लेटिव राइट है, एक विधायी अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है, एक विधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा प्रावधान लाया गया है कि ये आपातकाल में, यानी कहने का मतलब है कि इमरजेंसी में, आपात स्थिति में, जब हमारे संसद का सदन नहीं चल रहा होगा, जब सेशन नहीं चल रहा होगा, तो उस समय चूँकि एट रैंडम अगर हमें किसी कानून की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीमो है, तो उनको जो है ये लेजिस्लेटिव राइट दिया गया है, ये जो है ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं, ये जारी कर सकते हैं। तो ये 43 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 44। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? अमेरिका, कनाडा, रूस, फ्रांस। इन विच कंट्री डिड प्रेसिडेंशियल रूल फर्स्ट इमर्ज? यानी ये जो प्रेसिडेंशियल रूल है, जो अध्यक्षात्मक शासन है, या इसको हम राष्ट्रपति शासन भी हम इसे कह सकते हैं, तो इसको दुनिया के किस देश में सबसे पहले इसको लागू किया गया था? तो ये याद रखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका में सबसे पहले, आपको यूएसए भी आप इसको बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या सीधे आप अमेरिका भी कह सकते हैं। तो ये दुनिया का पहला ऐसा देश है अमेरिका जहां प्रेसिडेंशियल रूल जो है फर्स्ट बार स्थापित किया गया था, फर्स्ट इमर्ज हुआ था अध्यक्षात्मक शासन। और यदि भारत में यदि बात की जाए तो सबसे पहले 1951 में, आपको 7 जुलाई 1951 को यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ था, 7 जुलाई 1951 को ये। और इंडिया के किस स्टेट में लागू हुआ था? तो पंजाब में। अगर कहा जाए कि इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंशियल रूल फर्स्ट इमर्ज इन इंडिया, चाहे इन विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल रूल डिड प्रेसिडेंशियल रूल फर्स्ट इमर्ज, यानी भारत के किस राज्य में पहली बार अध्यक्षात्मक शासन स्थापित किया गया? तो भारत के पंजाब स्टेट में 7 जुलाई 1951 ईस्वी को पहली बार अध्यक्षात्मक शासन स्थापित किया गया। और दुनिया के लेवल पर अगर बात की जाए तो आप उसमें अमेरिका को याद रखिएगा। ये प्रेसिडेंशियल रूल जो है वर्ल्ड में सबसे पहले आपको अमेरिका में इमर्ज किया गया था। तो इस तरह से 44 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय व्हिच प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो ये हमें बताना है कि जो एक्ट ईस्ट नीति है किस प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये जो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है ये आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में जो है इसको क्या किया गया था?
इसको स्टार्ट किया गया था 2014 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा आपको ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट किया गया था। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर, ये वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट है 46। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2004, 2009, 2014, 2019। When was the 17th Lok Sabha election held? 2004, 2009, 2014 and 2019। 4 ऑप्शन दिया है। ये बताना है हमें कि 17th लोकसभा इलेक्शन जो है किस साल आपको हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव आपको किस साल हुआ था ये हमें बताना है। तो ये 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। अगर नेक्स्ट टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 17th के जगह अगर कर दे कि 18th, तब आप क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि ये 5 इयर्स के लिए आपको एक बार जब इलेक्शन होता है तो 5 इयर्स के लिए हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, आप जनता चुनती है। तो 2019 में जब 17th हो रहा है तो आफ्टर 5 इयर्स यानी 2024 में आपको 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, वो हो चुका है 2024 में। तो ये अब अगला जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो होता है तो लोकसभा के इलेक्शन के द्वारा हम भारत सरकार का चुनाव करते हैं। तो अगला जो होगा फिर 2000 किस में होगा? 29 में होगा। अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होगा तो वो 19th लोकसभा इलेक्शन होगा। और 5 इयर्स ये गवर्नमेंट चला लेती है तो इस तरह से 17th जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, 17वीं लोकसभा चुनाव है, ये 2019 में हुआ था। और 18th जो है ये कब हुआ था? 2024 में हुआ था। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ चलते हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? 2012, 2015, 2019, 2023। When did Aam Aadmi Party get the status of national party? 2012, 2015, 2019 and 2023। आप समझिए कि जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का जो चुनाव होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो चुनाव होता है, या फिर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें कई पार्टी जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। तो उसमें से कुछ पार्टी होता है वो आपको उसको रीजनल पार्टी कहा जाता है। कुछ पार्टी आपको रीजनल पार्टी होती है जिसको क्षेत्रीय पार्टियां भी कहा जाता है। रीजनल पार्टी होता है। और कुछ पार्टी ऐसे होते हैं जो आपको नेशनल पार्टी होता है, नेशनल पार्टी होता है, राष्ट्रीय पार्टी। तो नेशनल पार्टी जो होता है इसका अपना एक क्राइटेरिया है कि जो भी नेशनल पार्टी होंगे उनको कम से कम 4 से अधिक स्टेट में, 4 स्टेट में या 4 से अधिक स्टेट में उनके मेंबर होना चाहिए, पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, संसद के सदस्य होने चाहिए। और उसके बाद कुछ और भी क्राइटेरिया है। 6% टोटल जो कास्ट वोट है, जो वैलिड वोट है, उसका 6% अगर उनको प्राप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो नेशनल पार्टी अगर देखा जाए तो अभी इंडिया में आपको बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद सीपीआईएम है, और उसके बाद आपको ये जो आम आदमी पार्टी है इसको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था। और इसको जो नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था ये आपको किस साल मिला था? ये आपको 2015 में मिला था। इसको 2015 ईस्वी में ही नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया था आम आदमी पार्टी को।
2023 में मिला था या 2023 में, ये वाला इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 2023 को मिला था, 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला था। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इसका एक चुनाव चिन्ह आपको झाड़ू छाप है शायद, और ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है इसके चीफ मिनिस्टर थे, और अभी भी पंजाब स्टेट में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है। तो इस तरह से 2 स्टेट में तो क्लियर है, दिल्ली में था ही, पंजाब में था ही, और भी कई स्टेट में ये अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए, ये इलेक्शन लड़े आम आदमी पार्टी, और वहाँ जो उनको वोट प्राप्त हुआ तो फिर नेशनल पार्टी के स्टेटस के लिए जो भी आपको प्रावधान किया गया, जो शर्तें रखी गई है, जो कंडीशंस तय किया गया, उसको फेस किया। और उसके बाद और बाकी जितनी भी पार्टियां देख रहे हैं, मैक्सिमम पार्टी जो इस देश में है, 300 से अधिक पार्टियां लगभग है, और मैक्सिमम पार्टियां आपको क्या है, वो रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। तो नेशनल पार्टी की संख्या आज के समय में वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, तो अगर प्रेजेंट डे में देखा जाए यह 5, 6, 7, 8। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? 5, 6, 7, 8, 4 ऑप्शन दिया। इस चारों में से बताना है कि आज के डेट में कितने नेशनल पार्टी आपको पूरे इंडिया में है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप हो गया, एक हो गया आपको आप, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। एक हो गया आपका बीएसपी, आप हो गया, उसके बाद आपको बीएसपी हो गया, और बीएसपी के बाद आपको सीपीआई एम भी हो जाएगा। सीपीआई एम, उसके बाद आपको बीजेपी, उसके बाद आईएनसी, और उसके बाद एक और पार्टी है जिसको बोला जाता है आपको एनपीपी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 जो है नेशनल पार्टीज है। आप आम आदमी पार्टी को शॉर्ट में बोलते हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम ब्रैकेट में लिखा है मार्क्सवादी, उसके बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और एक नेशनल पीपल्स पार्टी है, एनपीपी है। तो ये 6 जो पार्टियां हैं, इसी को आज के डेट में एट प्रेजेंट नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। तो याद रखिए ये कितने पार्टी है, ये 6 वाला ऑप्शन आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2014, 2015, 2016, 2017। When was नीति आयोग established? नीति आयोग जो स्टेट के लिए नीति बनाती है। नीति आयोग जो होता है वो स्टेट का जो वित्त होता है, जो फाइनेंस होता है स्टेट के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंस आपको भेजती है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो उसके लिए इसी का नाम पहले ये योजना आयोग था, और उसी का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया, और ये आपको 1 जनवरी 2015 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। 1 जनवरी 2015 को ये आंसर हो गया। इस समय ये नीति आयोग की स्थापना आपको की गई, और इसी का नाम पहले क्या था? इसका नाम था योजना आयोग। तो योजना आयोग का ही नाम बदल करके और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग जो है रख दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर।
ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका चीन, रूस भारत। ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन व्हिच कंट्रीज? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, श्रीलंका चाइना, रसिया इंडिया। तो यहाँ पर दो दो देशों का नाम दिया है और इसमें जो ताशकंद एग्रीमेंट होता है, जो ताशकंद समझौता होता है, वह किन दो देशों के बीच ये आपको ताशकंद एग्रीमेंट होता है, ताशकंद समझौता होता है। इसको हमें क्लियर करना है। तो इसमें आप याद रखिए ये भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच होता है। और ये जो ताशकंद समझौता है ये आपको कब होता है? तो ये समझौता आपको 10 जनवरी 1966 ईस्वी को होता है। 10 जनवरी 1966 को होता है। और इसमें इंडिया के तरफ से कौन है? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक तरफ है इंडिया की तरफ, और पाकिस्तान के तरफ से कौन है? तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उस समय, उनका नाम है अयूब खान। अयूब खान, इन्हीं दोनों के बीच ताशकंद एग्रीमेंट होता है। हमें पता है कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हो गया था, युद्ध हो गया था। और युद्ध के बाद जो है दोनों के बीच आपको एक ट्रीटी हुआ, एक समझौता हुआ, तो उसी को हम ताशकंद समझौता या ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो दोनों देशों की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जो कूटनीतिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए यानी पुनर्स्थापित करने के लिए, यानी फिर से जो है अपने कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए इन लोगों के बीच समझौता हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और उसी को ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें याद रखना है ये 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। और इसमें इंडिया के तरफ से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और पाकिस्तान के तरफ से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय अयूब खान, वो पार्टिसिपेट किए थे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट? तो ताशकंद एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कि जो बोथ कंट्री, दोनों जो कंट्री है उसके बीच फॉर द रीस्टार्ट, यानी कह सकते हैं कि रीस्टार्ट या रीएस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, फॉर द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्री, यानी दोनों देशों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कूटनीतिक संबंध था उसको रीएस्टैब्लिश यानी पुनः स्थापित, फिर से उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 51। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 192, 193, 199, 201। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट? आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके कितने देश जो है उसके सदस्य है? तो आज के डेट में 193, 193 जो देश है दुनिया के, वो आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, सदस्य देश है 193 कंट्रीज। तो इस तरह से 193 वन लाइनर है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष,
4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। What is the tenure of the General Secretary of the United Nations Organization? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, तो उस जनरल सेक्रेटरी का जो टेन्योर है, उसका जो कार्यकाल है, वह कितने वर्षों का है, यानी कितने साल तक जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर कोई व्यक्ति जो है वह बना रह सकता है। तो उसी उतना ही टाइम को हम टेन्योर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों के यहाँ असेंबली इलेक्शन होता है, आपका जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, जैसे विधानसभा चुनाव है, या फिर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, आपको लोकसभा चुनाव है, तो 5 इयर्स के लिए उसका टेन्योर 5 इयर्स का होता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, हमारे प्रेसिडेंट भी 5 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। तो उसी तरह से जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी का भी आपको चुनाव होता है, और ये हमें बताना है कि ये कितने साल का इसका टेन्योर होता है, यानी कितने साल के लिए आपको ये चुने जाते हैं। तो ये भी 5 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है, वह 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, मलेशिया। हु इज़ द न्यूएस्ट मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे जो नया मेंबर है, यानी सबसे बाद में हम अगर कहें कि सबसे बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है वह कौन सा देश बना, तो आप याद रखिएगा कि साउथ सूडान का नाम आता है। हु इज़ द न्यूएस्ट मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? इसमें साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान वो आप सही कर दीजिएगा। तो दक्षिणी सूडान जो है, जो 193 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें 193, यानी सबसे जो लास्ट में जो इसका मेंबरशिप लिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम आपको साउथ सूडान है। और ये कब लिया, तो ये याद रखिए 14 जुलाई आपको 2011 को ये आपको कब मेंबर बना, तो 14 जुलाई 2011 को ये जो साउथ सूडान है वह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का न्यूएस्ट मेंबर बना, सबसे नया मेंबर बना, सबसे बाद में मेंबर बना, यानी 193 नंबर पर इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन हेतु काम करना, विश्व शांति एवं सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका क्या उद्देश्य था, क्या सोच करके इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो यहाँ पर जो देखा गया है कि स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज, जो मानसून वगैरह होते हैं, मानसून में जो परिवर्तन होता है, जलवायु में जो परिवर्तन, मानसून नहीं, क्लाइमेट, जलवायु में जो परिवर्तन होता है उस पर काम करने के लिए। वर्ल्ड पीस, आपको पता है कि जो वर्ल्ड वार हुआ था, 2 वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको 1914 में स्टार्ट हुआ था, और उसमें भी जो है दुनिया के लगभग पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज है वो 2 पार्ट्स में आपको बट गए थे, और बहुत ही हार्मफुल, यानी बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी।
उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार भी आप देख रहे हैं 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 8 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका जो है एटम बम गिराता है। ये जापान के दोनों शहर है और पूरी तरह से जापान उसमें बर्बाद हो जाता है और भारी संख्या में लोगों की मौत होती है, जान माल की क्षति होती है। तो ये जो है समझिए कि विश्व शांति के लिए और सुरक्षा के लिए उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हमारा विश्व शांति एवं सुरक्षा, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, इसके लिए आपको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। उसके बाद थोड़ा पानी पी लेते हैं। What is the tenure of the temporary members of the Security Council? ये आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक परिषद है जिसको सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। तो उसके कुछ परमानेंट मेंबर भी है और कुछ आपके टेम्पोररी मेंबर भी है, अस्थायी मेंबर है। ये परमानेंट जो है सिक्योरिटी काउंसिल के आपको मेंबर नहीं रहते हैं। तो इनका टेन्योर हमें बताना कि आखिर ये टेम्पोररी जो मेंबर होते हैं ये आपको कितने साल के लिए ये मेंबर बनते हैं। तो ये 2 ईयर्स के लिए, 2 साल में जो टेम्पोररी मेंबर है वो आपको चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। पूंजीवादी देशों का, साम्यवादी देशों का, तृतीय विश्व के देशों का, इनमें से कोई नहीं। द ग्रुप नॉन अलाइंड कंट्रीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, अब ये जो ग्रुप है नॉन अलाइंड कंट्रीज का यानी गुट निरपेक्ष देशों का समूह है। गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंड कंट्रीज, नॉन द ग्रुप ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज का आप मीनिंग समझिए। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वार हो रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा और इसमें आपको 2 पार्ट में आपको दुनिया के जो भी कंट्रीज है वो ऑर्गेनाइज हो गए। कुछ कंट्रीज आपको बी ग्रुप में है और कुछ कंट्रीज आपको ए ग्रुप में है। तो जो वर्ल्ड के सभी कंट्रीज है लगभग 2 पार्ट्स में आपको वर्ल्ड वार में 2 खेमे में बट गया। अब इसमें से कुछ कंट्री ऐसे है जो कंट्री स्पेशली न इसके साथ रहना चाहता है न इसके साथ रहना चाहता है, ये दोनों के साथ अपने रिलेशन को बढ़िया बना करके रखना चाहता है। तो उसे ही गुट निरपेक्ष कहा जाता है। यानी इसे कहने का जैसे आपको धर्मनिरपेक्ष आप देखते हैं उसके लिए लड़ाई होती है इंडिया में कि हम किसी स्पेशल धर्म को हम मानने का दबाव नहीं दे सकते हैं। तो उसी तरह से स्पेशल किसी गुट में शामिल होने का प्रेशर इनको नहीं होता। ये स्वतंत्र है, इनकी इच्छा है चाहे इस ग्रुप में रहे या इस ग्रुप में रहे या दोनों में से किसी ग्रुप में नहीं रहे, दोनों के साथ अपने रिलेशन को फेयर रखे और ये सब लड़ाई झगड़े में ये शामिल नहीं हो। तो ये कौन से देश है? तो ये 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में इसको आप रख सकते हैं। एक तो 1st वर्ल्ड कंट्रीज हो गया एक ग्रुप में, एक 2nd वर्ल्ड कंट्रीज हो गया दूसरे ग्रुप में और एक 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हो गया जो दोनों में से किसी भी फाइट में आपको पड़ना नहीं चाहता है। तो गुट निरपेक्ष देशों का जो समूह है
एक संगठन कैसा है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, यानी तृतीय विश्व के देशों का एक संगठन है। नेक्स्ट चलिए आप 57, क्वेश्चन नंबर 57। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है राजनीतिक सहयोग में, सैनिक सहयोग में, सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। द relevance of the non-aligned movement lies in the political cooperation, military cooperation, social and economic development of member countries, और लास्ट है none of this। ये चार ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि ये जो गुट निरपेक्ष मूवमेंट है, आंदोलन है, तो इस आंदोलन की जो प्रासंगिकता है ये किस बात में निहित है। द रिलीवेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट लाइज इन, किस चीज़ में इनकी जो प्रासंगिकता है वह निहित है। तो आप ध्यान रखिए कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, यानी इस गुट निरपेक्ष देशों में शामिल जितने भी कंट्री है तो उन कंट्रीज, उनको हम मेंबर कंट्रीज कहेंगे, तो उन सारे कंट्रीज का सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक विकास कैसे होगा, इसके लिए ये आपको मूवमेंट जो है प्रासंगिक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है। मालदीव, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। Which of the following member countries has been made the last member of the SAARC? ये सार्क जो है आपको एक इसका हम लोग फुल फॉर्म पीछे पढ़ चुके हैं कि ये जो ग्रुप है सार्क जो है, इसका फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे, इसका पढ़े थे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या पढ़े थे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी ये जो साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के जो देश है उनका संगठन है, उनका ये एसोसिएशन है, और साउथ एशिया के कुछ देशों ने मिल करके इस एसोसिएशन को बनाया है जिसका नाम है सार्क। और ये जो सार्क है इसमें अगर हम लोग गौर करें तो इसमें इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जो है रीजनल कोऑपरेशन इसका नाम है, मतलब क्षेत्रीय सहयोग। यानी साउथ एशिया में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो इस साउथ एशिया के जो कंट्रीज है वो एक दूसरे को क्षेत्रीय सहयोग करेंगे, रीजनल कोऑपरेशन करेंगे। आर्थिक सहयोग हो गया, और उसके बाद आपको और भी कई प्रकार की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से उन्हें सहयोग करेंगे। आपातकाल में आप देखते हैं कि जैसे कभी कभी आपको भूकंप हो गया या फिर महामारी वगैरह आ गया तो बहुत सारे कंट्री जो है एक दूसरे कंट्रीज को आपको क्या करते हैं, डोनेट भी करते हैं, दान वगैरह देते हैं, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं उनको। तो ये ग्रुप ही बनाया गया था दक्षिण एशिया के देशों का, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसे हम कह सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मालदीव्स है ये भी साउथ एशिया का देश है, पाकिस्तान भी साउथ एशिया में है, भूटान भी साउथ एशिया में है, अफगानिस्तान भी साउथ एशिया में है, हमारा इंडिया भी साउथ एशियन कंट्री है, दक्षिण एशिया का देश है। तो इनमें से कौन सा देश है जो सबसे बाद में, which of the following member countries has been made the last member of the SAARC? तो जो अफगानिस्तान जो देख रहे हैं
ये आपको सबसे लास्ट में मेंबर बना था। अफगानिस्तान, ये आपको सार्क का सबसे लास्ट में मेंबर बना था ये। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, बाली, बेलग्रेड, काहिरा। Where was the first non-aligned summit held? न्यू दिल्ली, बाली, बेलग्रेड, कैरो। तो ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, तो बेलग्रेड पर आप सही टिक लगा देंगे। यानी बेलग्रेड में आपको प्रथम गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है, फर्स्ट जो नॉन अलाइंड समिट है, ये हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन आज का, दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? यानी दक्षेस 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सिक्योरिटी जनरल ऑफ सार्क? सार्क को ही हम दक्षेस कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या इसी को शॉर्ट में हम दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस, ये वाला स लिखिए, एशिया में आपको वो वाला स होता है दक्षेस। तो कहीं कहीं दंत सा भी लिख देता है, लेकिन यही लिखना ठीक रहेगा। और ऐसे सार्क समझिए, तो जिस तरह से आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका टेन्योर हम लोग पढ़े थे, उसका टेन्योर आपको 5 ईयर्स के लिए होता था। लेकिन ये सार्क के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इनका टेन्योर आपको 3 ईयर्स का होता है, 3 साल का होता है। तो चलिए, आज हमारा जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो 1 से 60 तक हमारा समाप्त हुआ। इसमें 40 क्वेश्चन और जो है बचे, जिसको हम लोग 2 लेक्चर में समाप्त करेंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट और लॉन्ग करके फिर नेक्स्ट ईयर का जो PYQ है, उसको हम एनालिसिस करके पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके पास जैसे ही वीडियो जाए, सबसे पहला काम आप कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।